जय हिंद दोस्तों। गलत तरीके से हिजाब पहनने पर ईरान में शायद अब किसी मीसा अमीनी को ना पकड़ा जाए और शायद जान से हाथ धोना ना पड़े। अब शायद कोई अतिवा सलाह ले को जो खुद रेप की पीड़ित हो उसे सार्वजनिक रूप से फांसी ना दी जाए। 28 फरवरी 2026 को ईरान का रहबर आयतुल्ला खामनेई को इजराइल के द्वारा ऑपरेशन रोरिंग लॉयन चलाकर हमले में मार दिया गया। ईरान की जनता सड़कों पर जश्न मना रही है, लव यू ट्रम्प के नारे लगा रही है, पर पाकिस्तान में यूएस राजनयिक आवास के बाहर खामनेई की मौत का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में 10 लोग मारे गए हैं। भारत की लखनऊ और जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर भी खामनेई की मौत का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। खामनेई के मारे जाने पर वैश्विक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। रूस के राष्ट्रपति ईरान को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई की हत्या की निंदा करते हुए निर्दयी हत्या करार दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियान को भेजे गए एक शोक संदेश में लिखा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सर्वोच्च नेता सैयद अली खामनेई और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या मानव नैतिक मूल्यों, अंतर्राष्ट्रीय कानून, उनके सभी मानकों का निर्दयी उल्लंघन है। साथ ही उन्होंने लिखा कि खामनेई को रूस में एक बड़े नेता के रूप में याद किया जाएगा। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान भी एक बड़ा बयान देते हैं कि अली खामनेई की हत्या मुसलमानों के खिलाफ युद्ध की घोषणा के रूप में देखा जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि युद्ध अचानक खड़ा हुआ है, बल्कि यह युद्ध ईरान की परमाणु नीति, विफल कूटनीति और जून 2025 के 12 दिवसीय युद्ध का एक बड़ा रूप है। दोस्तों, सीधे टकराव से पहले ईरान और इजराइल के बीच गुप्त हमले और साइबर अटैक चल रहे थे। 27 नवंबर 2020 को ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फ़खरीज़ादे की सैटेलाइट कंट्रोल गन से हत्या कर दी जाती है। ऐसे ही दोस्तों, ऑपरेशन प्रेडेटरी स्पैरो के तहत इजराइल ईरान के सफ़ेद बैंक और उनके सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज नोविटेक्स को निशाना बनाता है, जिसमें ईरान की $90 मिलियन से अधिक की डिजिटल संपत्ति नष्ट हो जाती है। ईरानी सरकार ने भी 2025 में घरेलू विरोध प्रदर्शनों के दौरान इंटरनेट ब्लैकआउट और टेलीग्राम के माध्यम से एक कार्यक्रम चलाया जिसमें प्रदर्शनकारियों को विदेशी एजेंट और जियोनिस्ट आतंकवादी करार दिया। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच प्रत्यक्ष युद्ध साल 2024 से शुरू हुआ, जो पिछले लगभग 4 दशकों से दोनों के बीच साइबर और गुप्त प्रॉक्सी वॉर चल रही थी। लेकिन 1 अप्रैल 2024 में यह संतुलन पूरी तरह टूट जाता है जब इजराइल सीरिया के दमिश्क में एक हवाई हमला करता है, जिसमें ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वरिष्ठ और सैन्य सलाहकार मारे जाते हैं। इसे ईरान अपनी संप्रभुता पर सीधा प्रहार मानता है। दोस्तों, 13 से 14 अप्रैल 2024 की रात ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया, जिसमें 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें थीं। दोस्तों, 2024 में यह संघर्ष और गहरा गया जब जुलाई में हमास नेता इस्माइल हनीनेई की तेहरान में हत्या कर दी गई और सितंबर में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह को बैरूत में मार गिराया। इसके बाद ईरान ने 1 अक्टूबर को लगभग 180 से 200 बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ दूसरा सीधा हमला किया, जिसका उद्देश्य इजरायली वायुसेना को पंगु बनाना था। फिर साल आता है 2025 तो IAEA मतलब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ईरान को गैर अनुपालन दोषी पाए जाने के बाद इजराइल ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू करता है और यहीं से 12 दिवसीय इजराइल ईरान युद्ध की शुरुआत होती है। जून 2025 में इजराइल ने ईरान के 3 परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बमबारी कर हमले किए, जिसमें कई परमाणु वैज्ञानिक और सैन्य कमांडर मारे जाते हैं। इसके बाद जवाब में ईरान 900 बैलिस्टिक मिसाइलों, 1000 ड्रोनों से जवाबी कार्रवाई की और इजराइल की हाइफा तेल रिफाइनरी पर मिसाइल से हमला किया और इसके साथ कतर में अमेरिका के सैन्य हवाई अड्डे अल उदेद को भी निशाना बनाया। पर 24 जून 2025 को ट्रंप द्वारा घोषित संघर्ष विराम ने इस युद्ध को तो रोक दिया, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम के केंद्र नतांज और खोजेन पर हुए भारी नुकसान ने ईरान की प्रतिरोध भावनाओं को और कट्टर बना दिया और 2025 समाप्त होते होते ईरान एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां उसके पास कूटनीतिक विकल्प समाप्त होते चले गए और अस्तित्व बचाने का उपाय मात्र सैन्य टकराव था।
फरवरी 2026 आते आते जेनेवा परमाणु वार्ता के विफल होने और ईरान द्वारा अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को फिर से तेज करने के कारण तनाव चरम पर पहुंच जाता है और इजराइल इसे अपने अस्तित्व खतरे के रूप में देखता है। और फिर 28 फरवरी 2026 को सुबह लगभग 8:15 इजराइल के समय पर इजराइल का ऑपरेशन रोरिंग लॉयन और अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत संयुक्त सैन्य कार्रवाई करते हैं। इजरायली वायुसेना के 200 लड़ाकू विमानों ने ईरान के 28 क्षेत्रों में 500 सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाया और यूएस नेवी द्वारा भी लंबी दूरी की टॉकहोम क्रूज मिसाइलें दागी जाती हैं। दोस्तों, इस युद्ध में इजराइल टास्क फोर्स स्कॉर्पियन स्ट्राइक के तहत कम लागत वाले एक तरफा हमलावर ड्रोन का प्रयोग करता है जो ईरान के डिफेंस सिस्टम को खत्म कर देते हैं, जिससे इजराइल के स्टेल्थ फाइटर जेट ईरान के सबसे सुरक्षित जिलों तक पहुंच गए और ईरान के दक्षिणी शहर मीनाम में लड़कियों के एक स्कूल पर हमला होता है जिसमें लड़कियों सहित 148 लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों, इजराइल के हमलों का मुख्य केंद्र तेहरान का जिला पाश्चर था, जहां आयतुल्ला खामनेई का निवास, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्यालय है। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 7 मिसाइलों ने सीधे इस परिसर को निशाना बनाया है, जिसमें आयतुल्ला खामनेई की बेटी, दामाद, पोती सहित 40 लोग मौजूद थे। दोस्तों, 1 मार्च की सुबह तक स्पष्ट हो गया कि ईरान ने अपना सर्वोच्च नेतृत्व खो दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा सोशल मीडिया ट्रूथ पर खामनेई की मृत्यु की घोषणा की, जिसकी ईरान की प्रेस मीडिया द्वारा पुष्टि कर दी गई। दोस्तों, हमले का समय खुफिया एजेंसी द्वारा बैठक से जोड़ा गया था। खामनेई जब उच्च स्तरीय बैठक अपने वरिष्ठ सहायकों के साथ ले रहे थे। दोस्तों, हमले में खामनेई सहित IRGC मतलब इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपुर, रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अजीज निसारजादे, सुरक्षा सलाहकार अली समखानी, IRGC खुफिया प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद कामेजी और सेना प्रमुख रहीम मूसा भी मारे गए। दोस्तों, ईरान के संविधान अनुच्छेद 111 के अनुसार सर्वोच्च नेता की मृत्यु के बाद देश का नेतृत्व करने के लिए 3 सदस्यों वाली अंतरिम परिषद का गठन किया गया है। इसमें राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान, न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसेनी और गार्डियन काउंसिल के न्यायविद आयतुल्ला अली रेजा शामिल हैं, जिसमें आयतुल्ला अली रेजा को अस्थायी तौर पर सर्वोच्च नेता चुना गया है। दोस्तों, ईरान अपने नेतृत्व के विनाश के बावजूद ऑपरेशन फतेह खैबर लॉन्च कर देता है, जिसमें उसने 27 अमेरिकी बेसों पर जवाबी हमले किए। यह जवाबी हमला इजराइल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उन खाड़ी देशों पर भी हमला किया जिसमें यूएस के सैन्य बेस हैं। ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, सऊदी अरब में मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। दुबई और आबू धाबी, जो अपनी शांति और सुरक्षित सार्वजनिक जीवन के लिए जाने जाते हैं, आज उनमें सायरन और विस्फोटों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। UAE पर ईरान ने 209 ड्रोन दागे हैं। इजराइल के बेत सेमे शहर में आवासीय क्षेत्र को निशाना बनाया गया है, जिसमें 9 लोग मारे गए हैं। तेल अवीव में भी 40 इमारतों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर भी 4 मिसाइलें दागी गई हैं। दोस्तों, इस युद्ध से वैश्विक विमानन और आर्थिक क्षेत्र में भी झटके लगे हैं, जिसमें वैश्विक विमानन क्षेत्र में 2020 की महामारी के बाद सबसे बड़ा झटका है। दुबई, जो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, इसने अपनी सभी उड़ानों को अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिया है। 1 मार्च को ही 444 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द की गईं। ऊर्जा संकट भी बढ़ गया है और होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ईरान ने बंद करने की धमकी दी है, जिसमें से दुनिया के कुल कच्चे तेल का 20% व्यापार होता है। हमले के तुरंत बाद कच्चे तेल के दाम 30% बढ़ गए हैं। आज 3 मार्च को जब यह वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, यह $80 प्रति बैरल तक पहुँच चुका है। दोस्तों, ये युद्ध भारत के लिए अत्यंत गंभीर है, क्योंकि भारत के लगभग 10 मिलियन लोग मध्य पूर्व एवं खाड़ी देशों में रहते हैं। भारत का अपनी ऊर्जा का 25% कच्चा तेल होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। दोस्तों, ईरान इजराइल युद्ध केवल 2 देशों के बीच युद्ध नहीं है, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित वैश्विक सुरक्षा ढांचे की विफलता का प्रतीक है। संयुक्त सुरक्षा की पंगु स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अवहेलना ने स्पष्ट कर दिया है कि अब क्षेत्र की शक्ति का फैसला केवल सैन्य श्रेष्ठता से होगा। भारत के लिए यह संकट अपनी विदेश नीति को पुनर्गठन करने और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को खोजने की एक तत्काल चुनौती पेश करता है।